हेलो, वेलकम टू ललन्स कोच एंड नीटो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें आप अलग अलग कंपाउंड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ निकालते हैं। तो आज के टॉपिक में, इस सीरीज़ में, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ की सीरीज़ में आज हम लोग बात स्टार्ट करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ कैलकुलेशन से, और देखते हैं कि हम कैसे किसी भी जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ को निकाल सकते हैं। क्योंकि हर साल एग्जाम में एक सवाल आते ही आता है कि बताइए कौन सबसे अच्छा एसिड है या कौन सबसे अच्छा बेस है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग टॉपिक को एसिडिक स्ट्रेंथ से। वेलकम। सो अगर टॉपिक है अपने पास एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो हम सब जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बहुत ही माइल्ड एसिडिक होते हैं, ज़्यादा इनऑर्गेनिक एसिड्स के जैसे उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होती है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के निकालने के लिए हमेशा हम ये चेक करेंगे कि आपका जो एसिड है वो एक वीक एसिड है, और अगर वीक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ आप निकालते हैं तो वो इक्विलिब्रियम पे बेस्ड होगा। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास 3 अलग अलग एसिड हैं, HA, HB एंड HC, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कौन सबसे अच्छा एसिड है। तो बहुत ही क्लियरली बच्चों आप इसको अगर समझें तो आप देख सकते हैं कि एसिड वो ज़्यादा अच्छा होगा जो कि ज़्यादा H+ अमाउंट में देगा। दैट मीन्स एसिड बढ़िया एसिड कब होगा? जब H+ ज़्यादा बने। H+ ज़्यादा कब बनेंगे? जब प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होंगे, क्योंकि ये सब इक्विलिब्रियम बेस्ड रिएक्शंस हैं। तो एज पर ली चैटलियर प्रिंसिपल हमें इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है। और अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम कब जाएगा? जब आपके प्रोडक्ट्स ज़्यादा स्टेबल हो। तो बताइए प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट तो आपको हर एक एसिड में कॉमन दिख ही रहा है, और वो क्या है? H+। तो इसकी स्टेबिलिटी से तो कोई अंतर आएगा नहीं। तो ये जो पर्टिकुलर सेकेंड पार्ट है B-, A- एंड C-, ये कहलाते हैं एसिड के कॉन्जुगेट बेस। तो एज पर इक्विलिब्रियम हम ये बोल सकते हैं कि अगर कॉन्जुगेट बेस किसी एसिड का ज़्यादा स्टेबल हुआ तो ऑफ कोर्स वो एसिड क्या होगा? ज़्यादा एसिडिक होगा। तो हम एक जनरल प्रिंसिपल जो बना सकते हैं, या एक ट्रिक यहाँ पे बना सकते हैं जनरल प्रिंसिपल, और वो क्या है? वो ये है कि अगर किसी भी एसिड को अच्छा एसिड बनना है तो उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही स्टेबल होना चाहिए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए हम ये फॉर्मूला या ये कोर कंसेप्ट जरूर याद कर सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। दैट मीन्स किसी भी एसिड का कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, ऑफ कोर्स वो एसिड उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। So this is the prime criteria which we will use to calculate the acidic strength of organic compound. तो अब अलग अलग कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के ऑर्डर आप कैसे निकाल सकते हैं? तो अगर उसके लिए मैं बात करूं तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो कॉन्जुगेट बेस होगा, जनरली हम किसी भी एसिड का कॉन्जुगेट बेस अगर देखें तो वो एक नेगेटिव चार्ज होगा इन जनरल। जैसे अगर आप कोई भी एसिड लेते हैं, मान लेते हैं HCl, तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या है? Cl-। अगर आप लेते हैं H2O तो कॉन्जुगेट बेस क्या है? आप H+ हटा दीजिए। अगर आपके पास है कोई कार्बोक्सिलिक एसिड तो कॉन्जुगेट बेस होगा RCO-। तो किसी भी एसिड का अगर एसिड है HNO3 तो कॉन्जुगेट बेस होगा NO3-। सिमिलरली आप आगे भी बढ़ सकते हैं। जैसे जो डाई बेसिक एसिड हैं, जैसे H2SO4, तो उनका कॉन्जुगेट बेस पहला वाला होगा HSO4-, और इसका भी कॉन्जुगेट बेस हो सकता है SO4-2-। तो सबसे पहले तो आपको कॉन्जुगेट बेस बनाना सीखना चाहिए। स्टेप 1, अगर मैं सॉल्यूशन टेक्निक बनाऊं तो सबसे पहले तो आपको जिस भी एसिड का एसिडिक नेचर निकालना है आप उसका कॉन्जुगेट बेस बना लीजिए। कॉन्जुगेट बेस जनरली एक नेगेटिव चार्ज होगा, और हम जानते हैं कि अगर कोई भी चार्ज नेगेटिव है तो उसकी स्टेबिलिटी के क्राइटेरियाज क्या क्या होंगे। तो हमने GOC में बिल्कुल पढ़ा है कि अगर नेगेटिव चार्ज को आपको स्टेबलाइज करना है तो बताइए स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? सो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस जनरली डिपेंड करती है कुछ प्राइम फैक्टर्स पे। जैसे अगर कॉन्जुगेट बेस एक नेगेटिव चार्ज है, एनायन है, तो बताइए वो ज़्यादा स्टेबल कब होगा? जब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो और जब उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो एक एलिमेंटल प्रॉपर्टी है, तो ऑफ कोर्स आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्राइटेरिया नोट कर सकते हैं। बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो आप अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट से चेंज कर सकते हैं। जितने भी पॉजिटिव इफेक्ट हैं, +I, +H, +M, वो सब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देंगे।
और Z माइनस को डिस्टेबलाइज कर देंगे। सो ऑफ कोर्स अगर मैं डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पे जाऊं तो मैं बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैन बी इंक्रीज बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विच आर +I, +H और +M, एंड it can be decreased by electron withdrawing group, that means -I, -H and -M. So clearly it is visible कि electronic displacement effect जो है वो directly stability of conjugate base को affect कर सकते हैं और indirectly किसको affect कर सकते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हमें किन किन क्राइटेरिया से एसिडिक स्ट्रेंथ को हम निकाल सकते हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप पे। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बहुत ही बेसिक लेवल पे एग्जाम्पल्स की बात करूँ, मान लेते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए कौन ज़्यादा एसिडिक है, NH3 है आपके पास, H2 है आपके पास, HF है आपके पास। तो अगर इन तीनों में आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालना है तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आप इनके करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस बना लीजिए। सबसे पहला स्टेप होगा इसका कॉन्जुगेट बेस बनाइए, तो वो हो जाएगा NH2-, इसका बनाइए वो हो जाएगा OH-, इसका बनाइए वो हो जाएगा F-। अब इन कॉन्जुगेट बेसिस को उनकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। तो बताइए इन सब में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा। तो बहुत ही क्लियरली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में वेरिएशन नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में वेरिएशन है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में वेरिएशन होने की वजह से बहुत ही क्लियरली आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है और सबसे कम NH2 है। तो ऑफकोर्स स्टेबिलिटी का ऑर्डर कुछ ऐसा आएगा, और जो ऑर्डर आपका स्टेबिलिटी का आया वही ऑर्डर किसका होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का होगा, और बड़े आराम से आप एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। अदर फैक्टर्स भी इसमें काम आ सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे, ये तो एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं आपके पास एल्कोहल्स हैं, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल एंड टर्शरी एल्कोहल। आपको इनको एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है। अगेन आप क्या करेंगे, कॉन्जुगेट बेस बना लेंगे। तो इन तीनों जगह पे आप कॉन्जुगेट बेस बना लीजिए और चेक कर लीजिए कि कौन से ग्रुप इस माइनस को स्टेबलाइज कर रहे हैं या डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि ये जो ग्रुप है ये एल्काइल ग्रुप है, एंड एल्काइल ग्रुप क्या दिखाते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। दैट मीन्स ये भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और यहाँ पे 3-3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। आप बताइए इलेक्ट्रॉन डोनेशन से माइनस चार्ज स्टेबलाइज होगा या डिस्टेबलाइज, तो अब आंसर आएगा कि माइनस चार्ज डिस्टेबलाइज होगा, क्योंकि माइनस चार्ज और बढ़ जाएगा, ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। सो ऑफ कोर्स जब कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है। सो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। और हम सब जानते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल में प्राइमरी एल्कोहल सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, हम और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं अपार्ट फ्रॉम। सो कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर की बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास एग्जाम्पल है HCOH, और आपके पास है CH3COH, और आपके पास है मान लेते हैं इथाइल NCOH। आपको इन पर्टिकुलर कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है। बहुत ही क्लियरली आप देख सकते हैं कि इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा HCOO-, जबकि इसका बनेगा CH3COO-, जबकि इसका बनेगा इथाइल NCOO-। अब आपको चेक कर लेना है कि कौन सा ग्रुप माइनस को स्टेबलाइज कर रहा है या फिर डिस्टेबलाइज कर रहा है। आप जानते हैं कि CO ग्रुप, ये ग्रुप तो कॉमन है, तो CO ग्रुप के हिसाब से तो आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो डिलोकलाइजेशन बराबर है। बट एज सून एज आप इस ग्रुप को देखेंगे तो हाइड्रोजन, आप जानते हैं हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट 0 होता है, बट CH3 जो है वो एक +I ग्रुप है, और ET और भी अच्छा +I है, तो ये एक नॉर्मल +I है, ये थोड़ा और भी अच्छा +I है। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे ऑफ कोर्स एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जाएंगे माइनस चार्ज डिस्टेबलाइज हो जाएगा। दैट मीन्स ये बात बहुत ही क्लियर है कि ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। सो दिस विल बी नंबर 1, एंड दिस विल बी नंबर 2, एंड दिस विल बी नंबर 3। ठीक है, सो ये तो बहुत ही बेसिक से मतलब क्वेश्चन हमने देखे जो कि केवल इंडक्टिव इफेक्ट पे डिपेंड कर रहे थे, बट एसिडिक नेचर जो है वो रेजोनेंस वाले इफेक्ट्स पे भी डिपेंड करता है, खासकर बेंजीन डेरिवेटिव में। देखते हैं ऐसे क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं, खासकर बेंजीन डेरिवेटिव वाले। एक एग्जाम्पल के थ्रू उनको समझते हैं। मान लेते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये निकालना है कि कौन सबसे अच्छा एसिड है और कौन सबसे खराब एसिड है।
ये तीनों ही फिनॉल डेरिवेटिव है और तीनों में ही एक ग्रुप ऑर्थो पे, मेटा पे और पैरा पे चला जा रहा है। अब आपको बताना है कि इनमें कौन एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा दिखाएगा या एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। अगेन प्रिंसिपल विल बी वेरी सिमिलर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप होगा कि हम कॉन्जुगेट बेस बना लें, तो हम इन सब एसिड्स के क्या बनाएंगे, कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे। फिर हम स्टेप 2 पे बढ़ेंगे और हम उनको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में लिखने की कोशिश करेंगे और जो भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर आया उसको हम स्टेप 3 में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकाल लेंगे। सो दिस विल बी अवर मतलब मैं कहूँ सॉल्यूशन टेक्निक। ओके, सबसे पहले हम कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं, तो वो कैसे बनेगा, इस ऑक्सीजन से H निकाल दीजिए, इन तीनों जगह पे क्या बनेगा, माइनस। अब मुझे इस माइनस की स्टेबिलिटी को चेक करना है। नो डाउट हम समझ सकते हैं कि ये माइनस इन तीनों ही जगह पे क्या है, डीलोकलाइज्ड है और इस पूरी रिंग के ऊपर वो डीलोकलाइज होगा। तो क्या डीलोकलाइजेशन से आपको माइनस के ऑर्डर में या स्टेबिलिटी में कोई अंतर मालूम पड़ेगा? तो जवाब है नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अब इस ग्रुप को देखना पड़ेगा कि ये जो CH3 ग्रुप अलग अलग पोजीशंस पे लगे हुए हैं, ये पर्टिकुलर ग्रुप किस तरीके से इस पर्टिकुलर माइनस की स्टेबिलिटी को चेंज करते हैं। सो नाउ वी नीड टू लुक फॉर द इफेक्ट्स कि ये CH3 ग्रुप क्या क्या और कहाँ कहाँ दिखाएगा। अगेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कोई भी ग्रुप कौन कौन से इफेक्ट दिखाएगा ये भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। जैसे ऑर्थो और पैरा पोजीशन कॉन्जुगेशन में होती है तो वहाँ पे आपको सारे इफेक्ट देखने पड़ते हैं, लेकिन मेटा पोजीशन जो है वहाँ पे आपको केवल प्लस माइनस आई इफेक्ट ही देखने को मिलता है। तो बताइए CH3 ग्रुप इस जगह पे ऑर्थो में है, यहाँ पे वो मेटा पे है और यहाँ पे वो पैरा पे है। ठीक है, अब आप बताइए कि ऑर्थो पोजीशन पे CH3 ग्रुप क्या होगा। तो CH3 ग्रुप एल्काइल ग्रुप है, प्लस आई तो होगा ही, तो प्लस आई तो वो हर जगह होगा। वो अलग बात है कि प्लस आई ग्रुप क्या होते हैं, डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जब वो होगा तो बहुत पास में है, यहाँ पे होगा थोड़ा स्लो, यहाँ पे होगा तो और भी कम। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट मेटा पोजीशन पे तो हमें और कोई इफेक्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेटा पोजीशन पे कॉन्जुगेशन नहीं होता है तो हमें केवल प्लस माइनस आई ही देखने होते हैं। लेकिन जैसे ही हम पैरा पोजीशन और ऑर्थो पोजीशन की बात करेंगे वहाँ पे हमें और भी इफेक्ट देखने हैं। हम सब जानते हैं कि एल्काइल ग्रुप जिसमें अल्फा H होते हैं वो हाइपर कॉन्जुगेशन भी दिखाते हैं। सो बताइए अल्फा H होने की वजह से ये ग्रुप भी प्लस H है और ये वाला ग्रुप भी प्लस H है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये CH3 ग्रुप प्लस आई और प्लस H दोनों हैं, जबकि ये CH3 ग्रुप केवल प्लस आई से इलेक्ट्रॉन भेजेगा, जबकि ये CH3 ग्रुप प्लस आई और प्लस H दोनों से इलेक्ट्रॉन भेजेगा। अब नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सा इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव है। प्लस माइनस M CH3 ग्रुप नहीं दिखाता है, क्योंकि प्लस M बनने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए और माइनस M बनने के लिए पाई बॉन्ड चाहिए। CH3 के अंदर दोनों ही नहीं है। तो अब अगर मैं इसको देखूं तो मैं जानता हूं कि अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ और इफेक्ट की बात करूं, देन वी ऑल नो दैट प्लस माइनस आई इज लेस देन प्लस माइनस एच इज लेस देन प्लस माइनस एम। दैट मीन्स जो चीज़ प्लस एच होगी वो बाय डिफॉल्ट ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजेगी। दैट मीन्स ऑर्थो एंड पैरा पे जो CH3 है दैट इज कंसिडर्ड मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, लेकिन जो मेटा पे है वो कम इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। आप बताइए इलेक्ट्रॉन देने से O- ज़्यादा स्टेबल होगा या कम? तो आप सब जानते हैं कि माइनस की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, माइनस की स्टेबिलिटी तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप माइनस को और बढ़ा देंगे, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। दैट मीन्स ये बहुत ही क्लियर है कि जो सबसे कम भेजेगा वहाँ पे आपका एसिडिक स्ट्रेंथ नंबर 1 आएगा। सो दिस विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर। सो 1 ये हो गया। तो प्लस आई सबसे कम है तो इसलिए वो नंबर 1 है, बट इन दोनों में प्लस H है तो प्लस H तो सेम है, तो प्लस H से आंसर आएगा नहीं। लेकिन प्लस आई जो है वो इस पोजीशन पे पास में होने की वजह से ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, जबकि ये दूर होने की वजह से थोड़ा लेस प्लस आई दिखाएगा। तो ऑफ कोर्स ये ग्रुप ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भेजेगा और ये ग्रुप कम इलेक्ट्रॉन भेजेगा। तो ऑफ कोर्स जो फाइनल ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा वो होगा 3 1 2। इस केस में ऑर्थो पोजीशन पे और कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये जो ऑर्डर आपने निकाला ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, दिस विल बी योर फाइनल ऑर्डर। हम एक और क्वेश्चन से इसको समझते हैं
कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर एक और बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल अगर मैं लूँ, मान लेते हैं मेरे पास है COH और इसकी पैरा पोजीशन पे मैंने एक बार मिथाइल, एक बार मैंने COH की पैरा पोजीशन पे इथाइल और एक बार मैंने इसी COH की पैरा पोजीशन पे प्रोपाइल लगा दिया गया है। एक क्वेश्चन ये है, अब इसको अगर हम देखें तो हमें इसमें अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो अगेन हम स्टेप्स वही फॉलो करेंगे। पहले हम माइनस बनाएंगे, दैट मीन्स कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे। कॉन्जुगेट बेस सबका सेम है ऑलमोस्ट, क्योंकि CO माइनस का डिलोकलाइजेशन इज ऑलमोस्ट सेम। दैट मीन्स आंसर अगेन किसके ऊपर आएगा कि ये जो ग्रुप्स हैं ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या कितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। अगेन आपको चेक करना पड़ेगा। तो हम सब जानते हैं कि ये कौन सी पोजीशन है, पैरा पोजीशन है। पैरा पोजीशन पे हमें सारे इफेक्ट देखने पड़ेंगे। तो अगेन आप स्टार्ट हो जाइए, चेक करिए कि ये ग्रुप कौन कौन से इफेक्ट दिखा रहे हैं। तो ये बात तो पक्की है कि ये +I ग्रुप होंगे, क्योंकि ये तीनों ही एल्काइल ग्रुप हैं। तो +I तो ये है। बाकी मिथाइल ग्रुप जो है आप अगर देखें तो मिथाइल ग्रुप ये है, इथाइल ग्रुप जो है वो ये है और प्रोपाइल ग्रुप जो है वो ये है। क्लियरली अगर हम +I का ऑर्डर देखें तो +I का ऑर्डर ये आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितना मिथाइल देगा ये तो उसका एक सबसेट है, ये उससे ज़्यादा ही देगा। अगर ये X देता है तो ये फिर X + Y ही देगा, ये और भी ज़्यादा देगा, क्योंकि ये पूरा इथाइल ग्रुप इसका सबसेट है। जनरली नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने पे इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ जाता है +I वाला। ठीक, तो +I सबसे कम यहाँ पे मॉडरेट और यहाँ पे सबसे ज़्यादा। लेकिन क्या केवल +I इफेक्ट है? आप और भी चेक करिए तो आप क्लियरली देख पाएंगे मिथाइल ग्रुप में 3 अल्फा-H है। दैट मीन्स इस जगह पे कितने अल्फा-H है? 3। जबकि इथाइल ग्रुप में कितने अल्फा-H है? दिस इज अल्फा कार्बन, तो यहाँ पे 2 ही अल्फा-H है, सो दिस इज 2 अल्फा-H। और प्रोपाइल ग्रुप में भी ये अल्फा कार्बन है, कितने अल्फा-H है? सो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि हम कैसे इस पर्टिकुलर मतलब कंपाउंड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ को निकालेंगे। अगेन जो जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये तीनों ही ग्रुप क्या है? +I है और +I का ऑर्डर आपके सामने है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल में। लेकिन जैसे ही हम +H देखेंगे हमें क्लियरली दिखेगा कि मिथाइल जो है उसके पास 3 अल्फा-H है। आप अल्फा कार्बन पे देख सकते हैं 3 अल्फा-H है, लेकिन इन दोनों में केवल 2 ही अल्फा-H है। और हम जानते हैं कि +H इफेक्ट जो है वो नंबर ऑफ अल्फा-H पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स इन तीनों में सबसे अच्छा +H कौन होगा? मिथाइल। और ये दोनों क्या होंगे? ऑलमोस्ट सेम स्ट्रेंथ के। तो आप बताइए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देगा? सो ऑफ कोर्स अगेन हम सब जानते हैं कि अगर आंसर में +-I +-H और +-M तीनों है तो पहले आंसर +-M से आएगा। उससे नहीं आता है तो +-S से आएगा। अगर उससे भी नहीं आता है तो हम फाइनली आंसर +-I से देंगे। तो यहाँ पे मुझे +-H में वेरिएशन दिख रहा है, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप एक अच्छा हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट दिखाएगा एज कंपेयर टू इथाइल एंड प्रोपाइल, क्योंकि इथाइल एंड प्रोपाइल इज हैविंग लेस नंबर ऑफ अल्फा-H। सो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन भेजेगा? मिथाइल, क्योंकि मिथाइल +H में सबसे आगे है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा भेजी तो ऑफ कोर्स माइनस को हम क्या करेंगे? डिस्टेबलाइज कर देंगे। तो इसलिए सबसे पीछे 3rd नंबर पे कौन आएगा? अगर मैं इसको अलग कलर से लिख दूं तो 3rd नंबर पे आएगा ये, क्योंकि इन दोनों में +H बराबर है। तो यहाँ पे अभी हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं इन दोनों में कंपेयर करूँगा +H एंड +H तो सेम है, तो फिर अब आंसर किस पे आएगा? +I पे। तो बहुत ही क्लियरली हम जान पा रहे हैं कि +I किसका कम है? इथाइल का कम है। किससे? प्रोपाइल से। दैट मीन्स दोनों ही इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, दोनों ही माइनस को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, बट इथाइल ग्रुप जो है वो लेस डिस्टेबलाइज करेगा। इसलिए इथाइल ज़्यादा अच्छा एसिड है और प्रोपाइल का खराब एसिड है। दैट मीन्स जो फाइनल स्टैंडर्ड ऑर्डर आपको मिला वो मिला 3-1-2। तो इस टाइप से बहुत ही सिंपल टेक्निक्स के थ्रू आप एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर निकाल सकते हैं। आज के सेशन में हम केवल इन्हीं बेसिक क्वेश्चन को डिस्कस किए, बट अगले सेशन में हम और भी इंपॉर्टेंट बेंजीन डेरिवेटिव्स की एसिडिक स्ट्रेंथ निकालेंगे। थैंक यू।